Nisha were partners sharing profit and losses in the ratio 3/4 and 1/4. Now 3/4 and 1/4 is nothing but 3:1. So this is their old ratio, 3:1. Showed the following balance sheet on 31st March 2018. So balance sheet is given to us for Samir and Nisha. Okay. Now what we have to prepare over here is revaluation account. That means ledgers account we have to prepare, partners capital account and balance sheet after Poonam's admission. तो Poonam is the new partner, she is going to be admitted. तो अपने को balance sheet बनाना है. तो उसके लिए when we are reading this balance sheet तो हम क्या करेंगे, हमको ledger account बनाना है, ये clear हो गया है हमको. तो हम ledger account के लिए यहाँ पे ही हम points entry करके रख देंगे कि कौन सा item कहाँ पे जाएगा. So for example capital account, कैपिटल अकाउंट समीर और निशा का कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो कैपिटल अकाउंट विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड ये लायबिलिटी साइड जो भी होता है, लायबिलिटी साइड का आइटम होता है क्रेडिट में जाता है. सो ऑल लायबिलिटी साइड आइटम विल गो टू क्रेडिट साइड. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा समीर और निशा का कैपिटल. देन आफ्टर दैट वी हैव जनरल रिजर्व. मैंने लास्ट सम में आपसे कहा था व्हेनेवर वी हैव एनी रिजर्व, दैट रिजर्व among the old partners in old ratio. तो ये जो जनरल रिजर्व है वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. और अगर हमें ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में. सो लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स क्रेडिट में ही जाते हैं. सो दिस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. और ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 3:1. सो जनरल रिजर्व विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. देन कम्स क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है तो ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में जाएगा. न्यू बैलेंस शीट जो हम बनाने वाले हैं वहां पे क्रेडिटर्स विल गो टू लायबिलिटीज. देन वी आर मूविंग ऑन टू द एसेट साइड. एसेट साइड में स्टॉक है तो स्टॉक विल गो टू एसेट्स, फर्नीचर विल गो टू एसेट्स, सॉरी फिक्चर्स विल गो टू एसेट, डेटर्स विल गो टू एसेट्स और लेस आरडीडी जैसा है वैसा हम वहां पे एसेट में दिखाएंगे. बिल रिसीवेबल विल गो टू एसेट. लेकिन कैश इन हैंड जो है वो हम डायरेक्टली एसेट में नहीं लेके जाएंगे. कैश इन हैंड के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सेपरेट अकाउंट. तो कैश इन हैंड के वहां पे आगे लिखता हूं अकाउंट. सो कैश इन हैंड विल गो टू इट्स ओन अकाउंट. और अकाउंट में कहां पे जाएगा, तो ये एसेट साइड है. एसेट साइड होने के कारण अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा. तो याद रखना ऑल एसेट्स वाले आइटम में जब भी अकाउंट में हम ब्रॉट डाउन करते हैं हम डेबिट में करेंगे. और ऑल लायबिलिटी वाले आइटम जब भी हम अकाउंट में ब्रॉट डाउन करते हैं हम क्रेडिट में करेंगे. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. नाउ दे एडमिटेड पूनम for 1/5 share on 1st April 2018. So the new partner who is admitted is Poonam और उसको जो शेयर दे रहे हैं that is 1/5. Okay. On the following terms. क्या terms है? Poonam introduced rupees 1,20,000 as her capital. So capital Poonam 1,20,000 का लेके आने वाली है. So this is clear. Then second point. Poonam would pay cash for goodwill. एक goodwill brought in cash है. Is that clear? So cash for goodwill, which would be based on 4 years purchase of past profits of last 5 years. That means in this sum goodwill का valuation करना है. So valuation of goodwill आया यहाँ पे. That means they have not given us the value of goodwill. They have asked us to calculate the value of goodwill. A valuation का मतलब होता है calculation करना है. So we have to calculate the value of goodwill on the basis of purchase of past profits of 5 years. और उसके लिए देखो नीचे हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो 5 साल के प्रॉफिट दिए. दिस इज बीन गिवन फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. So we have already done the valuation. We have learned how to value goodwill. So in this sum we will be revising it once again. ठीक है? Then assets are revalued as under. Fixtures at 45,000. So fixtures 45,000 करना है. So I'm putting a tick mark on fixtures. I have to reval fixtures. So 45,000. Bills receivable 1,20,000. So I'm putting a tick mark on bills receivable. उसे भी revalue करना है. Stock at 60,000. I'm putting a tick mark on stock as well. And debtors at book value less a provision of 20%. Provision मतलब RDD create करना है. और RDD जो create करना है debtors में वो 20% create करना है. So यहाँ पे मैं RDD को भी टिक मार्क कर रहा हूं. So debtors के ऊपर RDD 20% create करना. 20% कितना आता है
वो हम चेक करेंगे और उसको हम ये 15,000 का आरडीडी के साथ कंपेयर करेंगे। तो वो देखते हैं वो टाइम पे जब हम एक्चुअली आरडीडी का एंट्री पास करेंगे तब देखते हैं कैसा करें। ठीक है, देन बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। यानी ये अनरिकॉर्डेड है। देखो ओमिटेड का मतलब दिस इज अनरिकॉर्डेड। सो ये अनरिकॉर्डेड को हमें अभी क्या करना है, हमें अभी एडमिशन के टाइम पे ये अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है। सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू डू। बिल्स पेएबल देखो अनरिकॉर्डेड है, हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो देखो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेएबल नहीं है, बट नया बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे आफ्टर एडमिशन उसमें बिल्स पेएबल भी आएगा क्योंकि हम उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। सो दिस इज व्हाट द फोर्थ एंट्री इज। एंड देन अपने को 5 साल का प्रॉफिट दिया है, हमने देखा ये प्रॉफिट हमको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो इन दिस सम वी विल बी लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट गुडविल वंस अगेन। देन prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after Poonam's admission. This is what they have asked. तो हमने देखा लास्ट टाइम कैसे अकाउंट बनाते हैं। सो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेट मी चेंज द नेम फॉर दिस सम। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ये सम में द पार्टनर्स दैट वी हैव इज समीर, निशा एंड द इनकमिंग पार्टनर इज पूनम। So Samir, Nisha and incoming partner is Poonam. ठीक है, so this is partners capital account for this sum. Then we have balance sheet after admission of Poonam. So this is balance sheet after admission. And then as we have seen in the last lecture, we will be drawing 2 more accounts. One is goodwill account and another one is bank account. This will be shown as a working note because this is required for the purpose of doing sum. ठीक है, तो ये 2 अकाउंट एडिशनली बनाएंगे तो टोटल 5 अकाउंट हम बनाते हैं when it comes to admission of a partner. चलो तो let's begin. We will be starting it from starting to post the entries from liability side. So liability side से post करते हैं हम लोग। liability side में सबसे पहला आइटम जो है जो हम पोस्ट करेंगे दैट इज कैपिटल। कैपिटल कहां पे जाएगा, हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट साइड 1,50,000 एंड 1,62,000। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस 1,50,000 एंड 1,62,000 50,000 एंड 1,62,000। ठीक है, समीर का 1,50,000, निशा का 1,62,000 और पूनम का ओपनिंग कैपिटल कुछ भी नहीं है क्योंकि पूनम बाद में एडमिट हो रही है एज पार्टनर इन द पार्टनरशिप। ठीक है, सो शी डोंट हैव एनी ओपनिंग कैपिटल। ये हो गया कैपिटल का पोस्टिंग। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व है और मैंने बोला कोई भी रिजर्व फंड जब भी बैलेंस शीट में होता है हमें उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्रेडिट में जाएगा क्योंकि सारे लायबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं और सारे एसेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंसेस होते हैं। सो दिस विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व। बट द फैक्ट इज जनरल रिजर्व जो है दैट इज गिवन टू अस एज 48,000 और हमें ये 2 पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, समीर और निशा। याद रखना न्यू इनकमिंग पार्टनर को ये जनरल रिजर्व नहीं देना है क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में का है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। सो समीर और निशा को हम देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 48,000 इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन of general reserve in the ratio 3:1। ठीक है, समीर and Nisha. So general reserve was 48,000. So 48,000 का general reserve है and that is to be distributed to Sameer and Nisha in the ratio 3:1। तो समीर को मिलेगा 3/4 और निशा को मिलेगा 1/4। ठीक है, so चलो let's first divide it with 4। so 4 1s are
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 12,000 आ रहा है, और 12,000 into 3 is 36,000. So 36,000 जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू समीर, और यहाँ पे भी सेम 12,000 आएगा, और 12,000 into 1, so that is going to be 12,000. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 48,000 का टोटल हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सो 36,000 समीर को और 12,000 निशा को डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो जनरल रिजर्व हम क्रेडिट करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में. एक बार चेक कर लेता हूं, 48,000 ही फिगर है ना? हाँ, 48,000 ही फिगर है. सो जनरल रिजर्व समीर को 36,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और निशा को 12,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. पूनम को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तक पूनम एडमिट नहीं हुई है. ठीक है, ये हो गया जनरल रिजर्व. देन जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स विल गो टू लायबिलिटीज, बिकॉज उसका कोई अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो वो डायरेक्टली हम न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लेके जाएंगे, और वहां पे याद रखो कोई टिक मार्क नहीं है, सो वी विल बी स्ट्रेट अवे राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम. क्रेडिटर्स 90,000. सो न्यू बैलेंस शीट में हम जा रहे हैं, ऊपर का स्पेस छोड़ रहा हूं मैं कैपिटल लिखने के लिए, एंड देन आई एम राइटिंग क्रेडिटर्स, एंड स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू राइट इट इन द आउटर कॉलम 90,000. I hope this is clear. Okay. Then after creditors हमारा liability side हो गया, and we are now moving on to asset side. Asset side में सबसे पहले asset है stock, 90,000 का है. स्टॉक का भी कोई अकाउंट नहीं है, तो स्टॉक also we will be straight away taking to the new balance sheet, और स्टॉक इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है 90,000, उसे रीवैल करना है. सो स्टॉक 90,000. So I'm writing it in the inner column, और एक लाइन छोड़ के मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हमें उसमें एडजस्टमेंट करने हैं. ठीक है. स्टॉक के बाद वी हैव फिक्सचर्स. फिक्सचर्स 60,000 का है, उसके ऊपर भी टिक मार्क है. सो वंस अगेन फिक्सचर्स एसेट साइड में 60,000, एंड टिक मार्क होने के कारण हम लोग लाइन छोड़ रहे हैं फॉर एडजस्टमेंट पर्पस. फिर डेटर्स. डेटर्स पे कोई चेंज नहीं करना है, उन्होंने बोला है डेटर्स एट बुक वैल्यू है, लेकिन हमें आरडीडी क्रिएट करना है 20%. तो हम पहले उन्होंने जो आरडीडी क्रिएट किया हुआ है 15,000, वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे जैसे हमने लास्ट सम में लिखा था. तो व्हेनेवर डेटर्स लेस आरडीडी ओल्ड बैलेंस शीट में होगा, सो इट इज टू बी रिटर्न इन दिस वे, जैसे हमने लास्ट सम में भी किया था. डेटर्स 1,50,000 लेस आरडीडी. आरडीडी 15,000 का है, लेकिन वो मैं डायरेक्टली यहां पे नहीं लिखूंगा, हम यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और 15,000 लिखेंगे आरडीडी है. क्लियर? और लाइन ड्रॉ करके रख देंगे. अब आरडीडी को सेम रखना है. अगर सेम आरडीडी आया तो हम लोग यहाँ पे +0 करेंगे, तो 15 का 15 ही आएगा. अगर आरडीडी ज्यादा आया तो हम लोग जितना भी है, समझो 20,000 आया आरडीडी, तो हम 5,000 ऐड करेंगे, या समझो आरडीडी कम आया 10,000 आया तो हम 5,000 लेस करेंगे. दैट डिपेंड्स. इसीलिए हमने फिलहाल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके रखा है. whatever we have to do as far as RDD is concerned, वो हम बाद में देखेंगे जब एक्चुअली एडजस्टमेंट करने जाएंगे. तो फिलहाल हम लोग इस तरीके से RDD लिख के रखेंगे whenever there is RDD in your old balance sheet. Then we have bills receivable, उसके ऊपर भी टिक मार्क है 90,000. so bills receivable 90,000. और एक लाइन छोड़ के हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कैश इन हैंड. अब कैश इन हैंड हम लोग बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमने उसका अकाउंट ओपन किया है, वही कैश बैंक अकाउंट जो हमने ओपन किया है वहां पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. और हमारे पास जब भी एडमिशन स्टार्ट हुआ तब हमारे पास 75,000 का कैश बैलेंस है. सो वी विल बी स्टार्टिंग द एडमिशन विद कैश बैलेंस ऑफ 75,000. तो हम जाके बैंक अकाउंट में लिख रहे हैं, और ये एसेट अकाउंट है तो हम डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000. ठीक है. तो उसका हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है. सो वी विल बी राइटिंग दैट कैश बैलेंस इन इट्स अकाउंट इटसेल्फ. ठीक है. ये हो गया हमारा पोस्टिंग फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. अब पोस्टिंग होने के बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एडजस्टमेंट्स पार्ट. और जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हर एक काम 2 इफेक्ट पास करेंगे, ये हमें याद रखना है. सो वी हैव टू गिव 2 इफेक्ट्स फॉर ऑल द एडजस्टमेंट. सो पहले एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं. पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अ कैपिटल. सो व्हेनेवर पूनम इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैपिटल का मतलब वो पैसा लेके आई है बिजनेस में, तो
पहला एंट्री जो हम करेंगे वो हम बैंक अकाउंट में करेंगे क्योंकि पैसा आया है। सो जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट में हम डेबिट में एंट्री करते हैं, और जब भी पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो टू पूनम्स, पूनम लेके आइए, इसलिए टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट, and the amount that Poonam is going to bring is 1,20,000. ठीक है, so 1,20,000 का कैपिटल पूनम लेके आई. This is its first effect. ठीक है, and the second effect for this will go to, यहां पे लिखा है टू पूनम्स कैपिटल, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में. सो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा बाय बैंक, एंड वी विल बी राइटिंग इट इन पूनम के अकाउंट में क्योंकि पूनम का कैपिटल आया है 1,20,000. आई होप दिस इज क्लियर. Understood all of you? So this is what you have to remember. So whenever Poonam is bringing capital, make me पेन का कलर चेंज करता हूं so that हमको एडजस्टमेंट याद रहेगा. So whenever Poonam is bringing capital, the first effect that you will be writing is बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. So I am underlining this. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप पहला एंट्री करोगे. This will be the first entry. And second entry जो है वो बैंक अकाउंट, यहाँ पे टू पूनम्स कैपिटल लिखा है तो सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक बोल के. This will be the second entry, second effect for this entry. I hope this is clear. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो गुडविल का है. सो पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल which would be based on 4 years purchase of past profit of 5 years. So Poonam would be paying cash for goodwill. यानी ये सब में goodwill brought in cash है, बराबर है. एंड ये स्टूडेंट्स गुडविल brought in cash है और विड्रॉन का पूरे सब में कहीं भी एंट्री नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है विड्रॉन के बारे में. तो हमें पता है जब भी विड्रॉन नहीं बोलते तो बाय डिफॉल्ट गुडविल brought in cash एंड क्या होता है, retain in the firm, retained होता है. Exactly. So this is goodwill brought in cash and retained का concept which will be applied in this sum. I hope this is clear. तो ये तो हमें पता है goodwill brought in cash और retained का एंट्री पास कर रहा है. और हमने देखे हैं goodwill brought in cash और retained के टोटल कितने एंट्रीज है, तो टोटल 2 एंट्रीज है goodwill brought in cash और retained के, बराबर है. 2 एंट्रीज मतलब लेक्चर में कितने इफेक्ट्स देने हैं, 4 मतलब 4 इफेक्ट्स, 4, बराबर है. लास्ट सम में हमने देखे थे 6 एंट्रीज, सॉरी 3 एंट्रीज देखे थे. 3 एंट्रीज मतलब टोटल 6 इफेक्ट्स देखे थे. ये सब में 2 एंट्रीज है, 2 एंट्रीज मतलब हम 4 इफेक्ट्स देने वाले हैं. ठीक है, लेकिन ये सब में प्रॉब्लम क्या है, इफेक्ट तो हम दे देंगे, एंट्री हम पास कर लेंगे, लेकिन अमाउंट कितना है गुडविल का वही क्वेश्चन में उन्होंने दिया नहीं है. So for that purpose we have to calculate the amount of goodwill as far as this sum is concerned. So this sum requires calculation of goodwill. I hope this is clear. बराबर है. तो चलो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं हम लोग, उसका हम वर्किंग नोट अलग से बनाएंगे. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. So let's write down valuation of goodwill. Dear sir, when I have taught you valuation of goodwill, I have discussed the steps with you that we have to follow while valuation of goodwill is to be done. Okay. So first step that we have seen while valuing goodwill is to calculate total profit. So in this sum we will be calculating total profit, and that total profit is to be calculated for 5 years. क्योंकि हमको 5 साल का टोटल प्रॉफिट दिया है, तो 5 साल के प्रॉफिट देने के कारण हम 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करेंगे. सो लेट्स डू द टोटल. सो डियर इधर ही मैं टोटल कर रहा हूं. लेट्स डू द टोटल फॉर दिस. 60,000 है पहले साल का प्रॉफिट, प्लस 45,000 सेकेंड ईयर, देन 75,000 फॉर द थर्ड ईयर, एंड देन 30,000 फॉर द फोर्थ ईयर, and then 45,000 for the fifth year. So total profit is going to be is equals to 2,55,000. This is going to be a total profit for 5 years. I hope this is clear.
चलो once again let me check the total. 60,000 plus 45,000 plus 75,000 plus 30,000 plus 45,000. Yeah, the total is correct, 2,55,000. I hope this is clear. This is what we have to do first. We have to calculate the total profit. That will be our first step in calculation of goodwill. So total profit comes to 2,55,000. बराबर है? Then second step is to calculate average profit. And average profit will be calculated as 2,55,000 जो टोटल प्रॉफिट आया है डिवाइड बाय हम लोग 5 इयर्स करेंगे क्योंकि हमने 5 साल का प्रॉफिट ऐड किया है. ये प्रॉफिट 5 इयर्स का है. ओके, एंड सिंस वी हैव टेकन द टोटल ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट, hence we will be dividing it with 5 in order to get the average. So dividing it with 5, we get the average profit to be rupees 51,000. This is your average profit. ठीक है, this is step number 2, and then step number 3 will be goodwill. So we will be calculating goodwill with the help of formula average profit into number of years of purchase. This is the formula that we use for calculation of goodwill. ठीक है, and according to this formula, average profit जो हमने calculate किया वो 51,000 का है into number of years of purchase. अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पता है? number of years of purchase या 5 years लिख देते हैं. बट ये स्टूडेंट ये 5 years number of years of purchase है कि नहीं वो अपने को नहीं पता. ये 5 years टोटल के लिए हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट का टोटल करने के लिए, बट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस कैन बी डिफरेंट. सो वंस अगेन वी विल बी लुकिंग एट द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट आवर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. तो देखो क्वेश्चन वापस एक बार रीड करते हैं. पूनम वुड पे कैश ऑफ फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस. देखो 4 years परचेस बोला है, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस कितना लेना है? 4 लेना है ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years. तो प्रॉफिट 5 साल का लेना है, लेकिन नंबर ऑफ इयर्स के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना है? 4 years से. सो 4 year. लेट्स मल्टीप्लाई दिस 51,000 विथ 4 years. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं इयर्स और इयर्स कॉमन है ना, तो लोग गलती से क्या कर लेते हैं ये 5 ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 5 years ही नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हो. इज दैट क्लियर? सो फॉर दैट यू हैव टू चेक द क्वेश्चन. सो 51,000 इंटू अगर 4 करेंगे सो दैट विल बी 2,04,000. दिस विल बी गुडविल. ये आपका गुडविल का वैल्यू आया. आई होप दिस इज क्लियर. बराबर है? लेकिन यहां पे हमें क्या याद रखना है, ये गुडविल का वैल्यू तो आ गया 2,04,000 गुडविल का वैल्यू आया, लेकिन ये जो गुडविल का वैल्यू आया है ये पूरे फर्म का गुडविल है. सो दिस इज द गुडविल ऑफ होल फर्म. ये पूरे फर्म का गुडविल आया क्योंकि हमने पूरा प्रॉफिट्स लेके हमने जो कैलकुलेट किया उससे हमें पूरे फर्म का गुडविल आया. तो पूनम जब गुडविल लेके आएगी तो पूनम पूरे फर्म का गुडविल नहीं लेके आएगी, पूनम उसका शेयर लेके आएगी. सो पूनम शेयर इन गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट. पूनम्स शेयर इन गुडविल दैट वी हैव टू कैलकुलेट. वो खाली उसका ही खुद का शेयर लेके आएगी, वो थोड़ी पूरे फर्म का गुडविल लेके आने वाले. 2,04,000 उसका शेयर कितना है उतना ही लेके आएंगे. एंड फॉर कैलकुलेटिंग हर शेयर ऑफ गुडविल 2,04,000 जो गुडविल आया इनटू, तो देखते हैं उसको कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में. जितना उसको शेयर मिल रहा है उतना ही वो गुडविल लेके आएगी. सो दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर. देखो क्लियरली लिखा है ना, पूनम को कितना शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में? 1/5. ओके, सो पूनम प्रॉफिट में अगर 1/5 शेयर मिलने वाला है तो पूनम गुडविल भी कितना लेके आएगी? 1/5. सो शी विल बी ब्रिंगिंग गुडविल 1/5. सो इंटू 1/5 करेंगे. सो पूनम का गुडविल लेके आने का वैल्यू हमें मिलेगा 40,800. So she is going to bring a goodwill of 40,800. I hope this is clear. Understood all of you? This is how we have to calculate the value of goodwill when it comes to admission of a partner. ठीक है, 40,800 का गुडविल पूनम लेके आएगी. अब अमाउंट मिल गया. अब कितने एंट्रीज है? तो टोटल 2 एंट्रीज, और 2 एंट्रीज मतलब कितने जगह पे इफेक्ट डालने हैं? 4 इफेक्ट्स. लेजर में 4 जगह पे इफेक्ट आएंगे. तो चलो 1 बाय 1 हम गिन के इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा, क्योंकि वो गुडविल कैश में लेके आने वाली है, 40,800 का गुडविल वो लेके आएगी कैश में. सो पहला जो इफेक्ट आएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि पैसे आ रहा है. तो गुडविल
का पैसे देने वाली है वो, इसीलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल 40,800. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. ठीक है, मैं नंबर कर रहा हूं, ये फर्स्ट इफेक्ट है. सो ऑलवेज फर्स्ट इफेक्ट विल बी इन बैंक अकाउंट. तो याद रखना, कैपिटल लाए फिर भी फर्स्ट इफेक्ट बैंक में, और गुडविल लेके आएगी फिर भी फर्स्ट इफेक्ट बैंक में. ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट बैंक में शुरू हो, बैंक से शुरू होगा. टू गुडविल. तो डियर स्टूडेंट, यहां पे जरा सोच के बताओ, अगर बैंक में टू गुडविल लिखा है तो सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? गुडविल अकाउंट में बाय बैंक. ठीक है, तो पोस्टिंग हमें आता है, हम कैसे पोस्टिंग करेंगे. तो सेकंड इफेक्ट, ये गुडविल का सेकंड इफेक्ट जाएगा गुडविल अकाउंट में बाय बैंक. ठीक है, दिस विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस गुडविल. आई होप दिस इज क्लियर. 40,800. ए डन. ओके, ये हो गया दो इफेक्ट, यानी एक एंट्री कंप्लीट हो गया. लेकिन इसके साथ इफेक्ट नंबर 3 और इफेक्ट नंबर 4 भी पास करना है. और आपको लास्ट सम में बताया था, जैसे हमने गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट लिख लिया, हमको डेबिट में लिखना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो डेबिट में से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस विल बी योर एंट्री नंबर, इफेक्ट नंबर 3. ठीक है, थर्ड इफेक्ट. ओके, सो सेकंड इफेक्ट गुडविल के क्रेडिट में जाएगा और थर्ड इफेक्ट गुडविल के डेबिट में आएगा. हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में. तो चलो, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स है समीर एंड निशा. We'll be distributing this goodwill to Sameer and Nisha, and as we have learned it in the last sum also, this distribution of goodwill is to be done in which ratio? Goodwill is to be distributed in sacrifice ratio. Okay, and dear students, sacrifice ratio के लिए हमें क्वेश्चन वापस एक बार देखना पड़ेगा. So let's look at the question once again. तो मुझे बताओ, ये पूरे sum में हमें न्यू रेशियो दिया है क्या? No. नहीं दिया है, बराबर है. सो न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, एंड सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन डियर स्टूडेंट, तो क्या आता है? अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू old ratio. बराबर है. सो सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी वन एंड द सेम. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स, अगर वो दोनों सेम रहने वाला है तो सैक्रिफाइस रेशियो भी ओल्ड रेशियो के उतना ही होगा, और सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:1 ही है ये सब में. क्लियर. तो चलो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में. सो वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. 40,800 का गुडविल है. सो एडजस्टमेंट नंबर, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल and sacrifice ratio, which is equals to 3:1. So sacrifice ratio in this case is 3:1. चलो, दो पार्टनर्स है. फर्स्ट इज समीर एंड निशा. 40,800 का गुडविल है. into 3/4 to Sameer and 30,600 and 1/4 10,200. निशा. ठीक है, तो पहले 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग. 4 10 40, 4 2 8, 0 0. बराबर है. सो ये 10,200 आएगा. सो 10,200 into 3 will be 30,600 to Sameer, and 10,200 into 1 will be 10,200. दोनों का टोटल करेंगे तो बराबर 40,800 आएगा. सो 40,800 का गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 30,200 टू समीर एंड 10,200 टू निशा. तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 30,600 टू समीर एंड 10,200 टू निशा. ये हो गया थर्ड इफेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. सो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ to Sameer and Nisha in the sacrificing ratio 1, and accordingly 30,200 Sameer को गया और 10,200 निशा को गया. क्लियर. अब ये हो गया थर्ड इफेक्ट.
अब इसका फोर्थ इफेक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका फोर्थ इफेक्ट जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साइड में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड साइड में जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय, और कौन से अकाउंट से हम लेके आए हैं? बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। और समीर को कितना दिया गया है? 30,600 समीर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और निशा के लिए 10,200 क्रेडिट हुआ है, को डैश। ये हो गया आपका इफेक्ट नंबर 4, क्लियर। और यहाँ पे आपका इफेक्ट्स खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपको गुडविल के 4 इफेक्ट देने थे, बराबर है। ये अगर यही गुडविल विड्रॉल होता था तो आपको 2 इफेक्ट और देने होते थे, याद है? 2 एडिशनल इफेक्ट आते थे, वो कहां पे होते थे? एडिशनल इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते थे, टू बैंक, यहां पे लिखते थे ना, टू बैंक अकाउंट। और दूसरा और नेक्स्ट एंट्री, ये 5th एंट्री होता था अगर विड्रॉ होता था तो। हाँ, ये अभी नहीं करने वाले हम, मैं रब करने वाला हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर विड्रॉ होता था तो हम लोग ने यहाँ पे 4th इफेक्ट लिखा, तो 5th इफेक्ट हम डेबिट में लिखते थे, टू बैंक, और उसका नेक्स्ट इफेक्ट हम कहां पे लेके जाते थे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाते थे, बाय पार्टनर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये होता था 6th इफेक्ट, लेकिन ये सब में हमें ये 5th और 6th इफेक्ट नहीं करना है, क्योंकि गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ है, क्लियर। सो आई एम rubbing this effects because we don't have to pass this 2 extra effects because goodwill is not withdrawn. तो यहां तक ही हमें इफेक्ट पास करने हैं, 4 इफेक्ट टोटल। सो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल इन दिस सम। आई होप थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। देन आफ्टर गुडविल द नेक्स्ट थिंग विल बी assets were revalued as under. So let's go for revaluation of assets. और revaluation of assets में सबसे पहले फिक्सचर्स करना है हमें 45,000 का। चलो फिक्सचर्स में जाते हैं। फिक्सचर्स कितना है जरा चेक करते हैं। फिक्सचर्स 60,000 का है और उसे हमें 45,000 बनाना है। सो रिवैल करने वाला फिगर को हमें आउटर कॉलम में लिखना है, 40,000 करना है। सो फिक्सचर्स का 60,000 का 45,000 करना है। तो 45,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेस डेप्रिसिएशन, एंड दैट डेप्रिसिएशन विल बी 15,000। 15,000 हमें उसमें से कम करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट 45,000, क्लियर। और अगर हम लेस करेंगे तो यहां पे वापस एक बार सोच के मुझे बताओ कि एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, और एसेट का अगर वैल्यू डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए वो क्या है? लॉस है। और हमारे लिए अगर वो लॉस है तो रिवैल्यूएशन में कहां पे जाएगा बोलो? रिवैल्यूएशन में वो डेबिट में जाएगा। ऑल लॉस इज टू बी टेकन टू रिवैल्यूएशन डेबिट, that you have to remember. So second effect for this will go to revaluation account के डेबिट साइड में टू फिक्सचर्स। 15,000 हमने लेस किया है, तो 15,000 का इफेक्ट लिखना, या से क्या कर देते हैं 45,000 डाल देते हैं। देखो 45,000 लिख रहा है, हमें खाली जितना लेस के उतने का सेकंड एंट्री पास करना है। सो 15,000 का ही सेकंड एंट्री आएगा। क्लियर विद दिस? इट्स अबाउट रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्सचर्स। देन आफ्टर फिक्सचर्स वी हैव बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 करना है। चलो बिल्स रिसीवेबल देखते हैं कितना है। बिल रिसीवेबल 90,000 है, तो हमें वो 90,000 को 1,20,000 करना है। सो वी हैव टू रीवैल्यू इट टू 1,20,000, और 90,000 को 1,20,000 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और कितना एप्रिसिएशन करना पड़ेगा? 30,000 का हमें एप्रिसिएशन करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? एंड एप्रिसिएशन अगर एसेट को करेंगे तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया है। एसेट का वैल्यू बढ़ा मतलब वो हमारे लिए फायदा है। तो रिवैल्यूएशन में कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल 30,000। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। स्टॉक वी हैव टू रिवैल एट 60,000। लेट्स गो एंड सी हाउ मच द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज। स्टॉक इज 90,000, हमें उसे 60,000 करना है, और स्टॉक को 60,000 करने के लिए वापस हमें उसको डेप्रिशिएट ही करना पड़ेगा। कितना डेप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें उसे? 30,000 से डेप्रिशिएट 30,000 ऑर्डर टू मेक इट 60,000, ठीक है।
और यहाँ पे भी एसेट का वैल्यू कम हुआ है, एसेट का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए वो नुकसान है, और अगर हमारे लिए वो नुकसान है तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, स्टॉक 30,000. So 30,000 is what we have revalued as far as stock is concerned. ठीक है, स्टॉक के बाद नेक्स्ट है डेटर्स एट बुक वैल्यू. तो डेटर्स तो हमने बुक वैल्यू पे लिखा है लेस. प्रोविजन कितना क्रिएट करना है बोला उन्होंने, 20% क्रिएट करने बोला है. सो लेट अस क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 20% ऑन डेटर्स. बराबर है, तो मैं प्रोविजन फॉर डेटर्स कैलकुलेट करता हूं, यही बाजू में कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि हमको समझ में आएगा. सो डियर स्टूडेंट, डेटर्स का प्रोविजन यही बाजू में कैलकुलेट कर रहा हूं. सो वी विल बी कॉलिंग इट एज आरडीडी. RDD, they have asked us to create at 20% on debtors. So debtor 1,50,000 का है, एंड उसके ऊपर 20% मतलब इंटू 20/100. ठीक है, हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा था हाउ वी कैलकुलेट RDD. सो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 15 2 आता है 30, और 1 2 3 3 zeros है. So the total RDD that we have to keep in this sum is 30,000. तो अकॉर्डिंग टू 20% 30,000 का RDD क्रिएट करना है. बराबर है. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमको 30,000 का RDD क्रिएट करना है, लेकिन ऑलरेडी कितना RDD क्रिएटेड है, 15,000 का ऑलरेडी क्रिएट है. बराबर, तो हमें एडिशनल RDD कितना क्रिएट करना है ये सब में, 15,000 का और एडिशनल क्रिएट करना है, ताकि टोटल RDD 30,000 का हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, the RDD should be 20%, that is the RDD should be 30,000, and of that already 15,000 is created by us, so additionally we will be creating 15,000 only. Clear? और ये माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में आएगा 1,20,000. दिस इज हाउ RDD is to be created. चलो वापस RDD क्रिएट हो चुका है, तो हमको क्या करना है, इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है. अब हमारा ये सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो सेकंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में. एंड RDD हमने बढ़ाया है. RDD जब भी हमारा इंक्रीज होगा, RDD इंक्रीज हुआ है ना, RDD जब भी इंक्रीज होगा हमारे लिए नुकसान है. डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 RDD. एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. बोलो कितना RDD हम लिखने वाले हैं, क्या हम 30,000 लिखने वाले हैं, 15,000. 15,000 वी आर गोइंग, 15,000. हमने 15,000 ही बढ़ाया. ओके, इवन दो द RDD you can see the RDD as 30,000. बराबर है, आप RDD 30,000 देखोगे यहाँ पे, बट 30,000 यहाँ पे देखोगे, बट हमने 30,000 नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ाया कितना, खाली 15,000. सो रीवैल्यूएशन खाली 15,000 का ही आएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, so this is about RDD. And then last adjustment, adjustment number 4, bills payable of rupees 15,000 has been omitted from books. बिल्स पेबल 15,000 का ओमिट किया है. अब बिल्स पेबल जो ओमिट हुआ है वो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओमिट हुआ है मतलब अनरिकॉर्डेड है, तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब आपको पता है बिल्स पेबल अगर रिकॉर्ड करना है तो बिल्स पेबल हमें कहां पे लिखना पड़ेगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे बिलो योर क्रेडिटर्स. सो वी विल बी रिकॉर्डिंग बिल्स पेबल. देखो हमने बिल्स पेबल को रिकॉर्ड कर लिया. ओके, पुराने बैलेंस शीट में बिल्स पेबल नहीं था, हम देख सकते हैं ये है पुराना बैलेंस शीट. वहां पे देखो लायबिलिटी साइड में कोई बिल्स पेबल नहीं था, इसलिए उसको अनरिकॉर्डेड कहा गया था. लेकिन अब नए बैलेंस शीट में हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो नए बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में वी आर गोइंग टू राइट बिल्स पेबल. कितना बिल्स पेबल हम लिखने वाले हैं, 15,000 का. ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, ये फर्स्ट इफेक्ट है, इसका भी सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा. तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारा बढ़ा, बिकॉज हमने एक लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया. जैसा लायबिलिटी रिकॉर्ड हुआ हमारा लायबिलिटी बढ़ा, और अगर लायबिलिटी बढ़ा तो हमारे लिए ये नुकसान है. दिस इज अ लॉस फॉर अस, क्योंकि हमारा लायबिलिटी बढ़ा. और जैसा ही हमने यहाँ पे लॉस बुक करना है, लायबिलिटी साइड बढ़ा, तो सेकंड इफेक्ट विल गो टू रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए नुकसान है. टू बिल्स पेबल 15,000.
15 की 12 कितना बिल्स पेबल हमने क्रिएट किया था? हाँ 15,000. 15,000. आई होप दिस इज क्लियर. सो याद रखो कोई भी लायबिलिटी अगर हमने अनरिकॉर्डेड था और हमने रिकॉर्ड किया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. अब ये बिल्स पेबल ना होते हुए समझो कोई एसेट होता था तो हमारा एंट्री सेकंड इफेक्ट किधर आता था? बोलो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आता था. क्रेडिट साइड में एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमें फायदा होगा. क्लियर विद दिस? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेकंड इफेक्ट इन रिवैल्यूएशन. ओके, चलो. सो ऑल द एंट्रीज आर बीन डन. नाउ वी विल बी गोइंग टू क्लोज द अकाउंट. सबसे पहला वी विल बी क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं. और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपने ठीक से देखा क्लोज करते वक्त तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट साइड है, तो हम यहां पे देखेंगे तो डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है मुझे. ओके, सो डेबिट साइड का टोटल पहले करता हूं. लेट अस टोटल द डेबिट साइड फर्स्ट. सो ये 75,000. 45,000, 45,000, 60,000, 60,000 and 15,000 will be 75,000. यही 75,000 क्रेडिट साइड में आएगा. ठीक है, और 75,000 में से 30,000 हमें लेस करना है, तो 75,000 में से 30,000 गया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 45,000 का. अब ये क्रेडिट साइड में आया, मतलब हमें क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ कि रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है? Loss. दिस इज रिवैल्यूएशन लॉस. हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है ये सब में. ठीक है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने देखा है कुछ भी हो हम पार्टनर्स में बांटेंगे. और कौन से पार्टनर्स में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर बाय 2 लाइन 3 लाइन ऊपर लिखता हूं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और खाली ओल्ड पार्टनर्स को देना है, यानी खाली नाम किसका आएगा? समीर एंड निशा. पूनम को नहीं देना है ये, तो समीर एंड निशा. एंड डियर स्टूडेंट, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? सो दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1. ओल्ड रेशियो. 3:1. Ratio. वापस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. 45,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो यहाँ पे वापस एक बार वर्किंग नोट नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन. एडमिशन में ना हमें बहुत बार डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस बराबर है, और 3:1 के रेशियो में. ठीक है, चलो. समीर 33,750. एंड निशा, किसी ने कैलकुलेट कर लिया है? वेरी गुड. 45,000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा था. सो 45,000 टू समीर विल बी 3/4 एंड निशा विल बी 1/4. तो सबसे पहले हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं. सो 45,000 विल बी डिवाइडेड विथ 4 एंड वी विल बी गेटिंग 4 1 4, फिर 4 1 4 वापस, 4 2 8 और 4 5 20 एंड ये 0. सो दिस विल बी 11,250 बराबर है. 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पे भी आएगा 11,250, और 11,250 को इंटू 3 करेंगे, सो दैट विल बी 33,750 एंड इंटू 1 करेंगे तो 11,250, और दोनों को ऐड करोगे तो बराबर 45,000 आएगा, क्योंकि हमने 45,000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो बराबर 45,000 ही आएगा दोनों का टोटल. आई होप दिस इज क्लियर. सो 33,750 टू समीर एंड 11,250 will be distributed to Nisha. So let's write down. मैं इनर कॉलम में यहां पे लिख रहा हूं 33,750 will go to Sameer and 11,250 will be distributed to Nisha. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन. जैसा ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा है. सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल लिखा, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन. इज दैट क्लियर? टू रिवैल्यूएशन, एंड समीर के नाम पे जाएगा 33,750 एंड निशा के नाम पे जाएगा 11,250. पूनम को कुछ नहीं जाएगा. क्लियर? दिस इज हाउ you close your revaluation, and whether profit or loss you take it down to partners capital account. ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा दिख रहा है। तो पूनम का टोटल तो 1,20,000 है, सो आई एम राइटिंग स्ट्रेट अवे 1,20,000। फिर निशा का टोटल करना पड़ेगा, सो 1,62,000 प्लस 12,000 प्लस 10,200। सो निशा का टोटल कितना आ रहा है? 1,84,200। ठीक है, और समीर का भी टोटल कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 36,000 प्लस 30,600। तो समीर का टोटल आ रहा है 2,16,600। ठीक है, तो ये सेम टोटल हम डेबिट में भी लिखेंगे। 1,20,000 पूनम का, 1,84,200 निशा का, और 2,16,600 समीर का। क्लियर? फिर हम लोग उनका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल बी राइटिंग इट ओवर हियर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, पहले पूनम का कर लेता हूं। पूनम का इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और टोटल 1,20,000 है, तो बैलेंस भी कितना आएगा पूनम का? सेम आएगा 1,20,000, क्योंकि कोई भी अमाउंट नहीं है डेबिट में। सो बैलेंस इज गोइंग टू बी सेम एज द टोटल 1,20,000। क्लियर? अब फिर निशा का कैलकुलेट करते हैं। अब निशा का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1,84,200 में से 11,250 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बराबर है? सो 1,84,200 में से 11,250 हम माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है? दैट विल बी आवर बैलेंस। कितना आएगा? ये 0, ये 10 में से 5 गया 5, ये आएगा 11 में से 2 गया 9, ये आएगा 4 का 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 7, और ये 1। सो हाउ मच द बैलेंस इज गोइंग टू बी? 1,72,950। दिस विल बी द बैलेंस ऑफ निशा। हर बैलेंसिंग फिगर को हम सर्कल करेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से हमें समीर का भी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। मैं इधर माइनस कर रहा हूं, यहां पे क्या माइनस होगा? 2,16,600 है, उसमें से कितना माइनस करना है हमें? 33,750 हमें लेस करना है। सो लेट्स डिडक्ट दिस। 2,16,600 में से 33,750 वाला है 1,82,850। ठीक है, सो दैट विल बी द बैलेंस ऑफ समीर, 1,82,850। सो नाउ वी हैव द बैलेंस ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। और जैसे ही बैलेंस हमें मिला, हम बैलेंस को कहां पे लेके आते हैं? हम बैलेंस को बैलेंस शीट में लेके आते हैं। इसीलिए हम उसको बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि हमें उसे बैलेंस शीट में लेके आना होता है। ठीक है, तो हम उसे बैलेंस शीट में लेके आएंगे, लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समीर, निशा, और अभी नए बैलेंस शीट में देखो नया पार्टनर का नाम भी आ गया, पूनम। इज दैट क्लियर? समीर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1,82,850। देन निशा का 1,72,950 एंड पूनम का 1,20,000। अब इन तीनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। सो 1,82,850 प्लस 1,72,950 प्लस 1,20,000. The total of this three is 4,75,800. 4,75,800. That's going to be your total. Clear? फिर उसके बाद जैसे मैंने लास्ट सम में बोला था, डोंट गो इन अ रश एंड क्लोज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्लोज नहीं करना है। बैलेंस शीट क्लोज हमेशा सबसे लास्ट में होगा। बिफोर दैट हमने वर्किंग नोट में 2 अकाउंट बनाए हैं। बिफोर दैट वी हैव टू क्लोज दैट अकाउंट। इज दैट क्लियर? बैलेंस शीट विल बी टैलिंग ऑलवेज एट द एंड। ओके, तो ये 2 अकाउंट क्लोज करते हैं। तो गुडविल अकाउंट देखो टैली हो जाता है। गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड में भी 40,800 है, और वही 40,800 डेबिट में भी आएगा। तो गुडविल अकाउंट टैली हो गया। कोई बैलेंस नहीं है गुडविल में, क्योंकि जो भी गुडविल था वो हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, इसलिए गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है।
ठीक है, तो गुडविल अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया। देन कम्स बैंक अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में जब एडमिशन शुरू हुआ था तब बैंक में 75,000 रुपीज ही था खाली, ओके। और अब बैंक में कितना है जरा देखते हैं, एडमिशन खत्म हो चुका है तब, तो 75,000 प्लस 1,20,000 और आया था, प्लस 40,800 गुडविल का आया, तो टोटल बैंक में कितना रुपया आया था, 2,35,800 रुपीज बैंक में आया था टोटल। ये डेबिट साइड में बैंक में कितना रुपया आया था उसका टोटल पता चला, वही सेम टोटल हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, 2,35,800 क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, मतलब बैंक में से कुछ भी रुपया पे नहीं हुआ है, 1 रुपया भी पे नहीं हुआ है बैंक में से। सो वी हैव नॉट पेड एनीथिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। तो बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है, सेम उतना ही जितना टोटल 2,35,800 का हमारे पास आज के दिन बैंक बैलेंस है, दैट इज आफ्टर एडमिशन ऑफ पूनम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। सो दिस इज द बैंक बैलेंस दैट वी हैव आफ्टर एडमिशन ऑफ पूनम, 2,35,800। और जैसे वो बैंक बैलेंस मिला हम जाके एसेट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस 2,35,800 दैट वी हैव आफ्टर एडमिशन ऑफ पूनम, ठीक है। चलो अब फाइनली हम लोग क्लोज करते हैं और टैली करते हैं। पहला मैं लायबिलिटी साइड को टोटल कर रहा हूं, सो 4,75,800 plus 90,000 plus 15,000 and that's going to be 5,80,800, ठीक है। क्रेडिट साइड सॉरी क्रेडिट बोल रहा हूं, एसेट साइड का भी टोटल करते हैं, 60,000 plus 45,000 plus 1,20,000 plus 1,20,000 plus 2,35,800 and that's going to be 5,80,800. So our balance sheet is tallying. I hope this is clear.